प्यारे बच्चों, अगर आप 2026 में बोर्ड का पेपर देने वाले हैं और हिंदी का पेपर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आज आपको मैं हिंदी का वायरल पेपर ला करके दे रहा हूं। जो भी पेपर आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। और जो बच्चा 2026 में बोर्ड एग्जाम देना चाहता है, जो बच्चा 2026 में बोर्ड एग्जाम दे करके 95% मार्क लाना चाहता है, इस वीडियो को ज़रूर देखेगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं हिंदी का ठीक वैसा ही पेपर दिखाऊंगा जैसा कि बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये मान के चलो 100% गारंटी के साथ इस पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे। तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखना। आपको अगर हिंदी में 100 में 100 मार्क लाना है, हिंदी में 100 में 100 मार्क लाना है मेरे भाई, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। जो बच्चा पहली बार मुझे देख रहा है, चैनल सब्सक्राइब कर ले। ऐसी वीडियो कंटिन्यूअस, सभी सब्जेक्ट की वीडियो कंटिन्यूअस आपके लिए इस चैनल पे आती रहेंगी और आप इस वीडियो की मदद से अपनी बेहतर तैयारी करते रहो। 2026 में जो लोग बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, 100/100 पाना चाहते हैं, इसको कंप्लीट देखना। इससे बाहर बेटा कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपके पेपर में। आज आपको समझ लीजिए एक तरह से मिल गया है हिंदी का वायरल पेपर। वायरल पेपर हर साल बच्चों आप लोगों को कहीं ना कहीं पता चलता होगा कि हिंदी का वायरल पेपर मिल जाता है, तो पेपर एकदम इजी हो जाता है। याद करके सीधे जाइए, एग्जाम में लिखिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर हिंदी वाला इस बार कठिन आएगा कि सरल आएगा। तो ये मान के चलो कठिन आएगा। तो कठिन में क्या क्या आएगा इसी पेपर के अंदर से आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ कि पेपर के दिन अगर आप इस वीडियो को आधी रात में भी देख लेते हो, पेपर के दिन इस वीडियो को आखिरी रात में भी देख लेते हो, पूरा कंप्लीट देख लेते हो और एक एक क्वेश्चन तैयार करके जाते हो, तो भी तुम 95 मार्क हिंदी का तो बना ही लोगे। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखना और इससे बाहर दाएं बाएं एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। मैं आपको शुरू से लेकर आखिरी तक सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर निर्देश जो भी लिखा हुआ है 3 घंटा 15 मिनट, ये सारे निर्देश आपके पेपर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना शुरू कीजिए ताकि मैं पेपर दिखाना शुरू करूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम लोग एक एक क्वेश्चन बड़े ही बारीकी से देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, प्यार से देखो, ध्यान से देखो, कहीं पर कुछ भी फंसने वाला नहीं है। सबसे पहले आप सही अनुक्रमांक अपना रोल नंबर अपना लिख देना। यहाँ पर रोल नंबर जो भी आपको मिलेगा एडमिट कार्ड पे रोल नंबर यहाँ पे लिख देना और यहाँ पे अपना नाम लिख देना। जैसे कि मेरा नाम है रामकिशन, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राम किशन मौर्य। ठीक है, आपका जो भी नाम रहेगा यहाँ पे नाम लिख देना, बहुत ज़रूरी होता है। अगर नाम नहीं लिखते हो, बैच आता है तो समझ लो आपको खड़ा करके आधे घंटे परेशान करेगा, पूछताछ करेगा, आप परेशान हो जाओगे। जो भी आपको आता रहेगा ना वो भूल जाएगा। बेटा इस वजह से रोल नंबर और नाम पेपर पर भी ज़रूरी है लिखना। और ये पेपर कोड भी आप अपनी कॉपी पर लिख देना। कॉपी में भी रोल नंबर अंकों में और शब्दों में लिखा जाता है और पेपर कोड भी लिखा जाता है, तारीख भी लिखी जाती है, परीक्षा केंद्र का नाम भी लिखा जाता है। वो सब कुछ पर हम अलग से वीडियो बना देंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में रोल नंबर, नाम और पेपर कोड कैसे लिखें ताकि कॉपी चेक हो। कभी कभी गलत होने से कॉपी चेक ही नहीं होती है, नंबर चढ़ता ही नहीं है, नंबर आपका किसी और को मिल जाता है। ये सारी दिक्कतें आपके साथ ना होने पाए, इस वजह से हम उस पर एक अलग से वीडियो लाएंगे। देखो, आपको पेपर करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट टोटल मिलेगा, जिसमें से आपको 15 मिनट मिलेगा पेपर वगैरह पढ़ने के लिए। शुरू से अंतिम तक पेपर एक सरसरी निगाह से देख लेना। निर्देश यहाँ पर है कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको पेपर को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। ठीक है, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, इसमें कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन करना है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में क्या होगा? खंड अ में 20 क्वेश्चन, 20 प्रश्न बहुविकल्पी रहेगा, 20 प्रश्न बहुविकल्पी रहेगा, जो OMR सीट वाला रहेगा। क्लास 10th के लिए ये पेपर है। ठीक है, और खंड ब में लिखने वाला प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर आपको लिखना है, लिख करके आंसर देना है। यानी खंड अ में बहुत मजा आएगा। 20 के 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आज मैं रटवा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। इसके बाद खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR सीट पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR पत्रक पर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। OMR सीट पर एक बार जब आंसर आपने गोला काला कर दिया तो फिर से दोबारा उसको काट के बनाना नहीं है और न ही व्हाइटनर लगाना है, न ही ब्लेड से खुरचना है। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। खंड ब में अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड ब से लगभग 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा और खंड अ से 20 नंबर का 20 क्वेश्चन और 50 नंबर के कुछ क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है प्यार से देख लो बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज मैं उत्तर सहित बताऊंगा और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले, नहीं तो वीडियो के अंतिम तक रुके रहिए, हम आपको इसका पीडीएफ फ्री में दे देंगे। कह रहा है कि शुक्ल युग की कलावधि कब से कब तक है, यानी शुक्ल युग का जो समय काल था वो कब से कब तक था। शुक्ल युग का जो समय काल था वो था 1919 से लेकर के 1938 तक, लगभग 20 साल था, लगभग 20 साल था, या इसको मान लो 19 में 19 जोड़ेंगे 38 आएगा, हाँ तो 19-20 साल था। ठीक है, तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम से वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में रख लो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ये अभी से इसको अपने डायरी में अपने नोटबुक में लिख लो। बादल की मृत्यु किसकी रचना है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है, इसके लिए राम कुमार वर्मा जी जिम्मेदार हैं। बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा जी की रचना है। तो बादल की मृत्यु बेटा किसकी रचना है, राम कुमार वर्मा जी की रचना है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ठीक है, इसे भी इम्पोर्टेंट आप मान के चलो, वेरी IMP। क्यों ये पेन हमारी चल नहीं रही है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट में अपने टेक्निकल इशू को सॉल्व कर लूँ। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखना, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, मोहन राकेश हैं कि ईशा अल्लाह खां हैं, ईशा अल्लाह खां या प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब है ईशा अल्लाह खां। यहाँ दो विकल्प में गलती हो गया है, ईशा अल्लाह खां यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर महादेवी वर्मा, यहाँ पर महादेवी वर्मा। ठीक है, अब इसका विकल्प सही हुआ मोहन राकेश, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद या ईशा अल्लाह खां। तो इसका जो सही जवाब है वो है ईशा अल्लाह खां। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, ईशा अल्लाह खां है। इसके अलावा मेरे बाबू ध्यान से देखना, लहरों के राजहंस रचना की विधि है, लहरों के राजहंस रचना की विधि क्या है, एकांकी है कि उपन्यास है, एकांकी है, जीवनी है, नाटक है, इनमें से कौन सा है। तो इनमें से बेटा सही जवाब है आपका नाटक। ठीक है, सही जवाब क्या है, नाटक। लहरों के राजहंस की लहरों के राजहंस रचना की विधि नाटक है, यानी यह कि क्या नाटक है, लहरों के राजहंस क्या चीज़ है, एक नाटक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 20 के 20 क्वेश्चन का आंसर, बाकी दीर्घोत्तरी प्रश्नों का भी आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। इसके अलावा मेरे भाई रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। तो जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी या कन्हैया लाल मिश्र। तो इन चारों में से इसका सही आंसर होगा कन्हैया लाल मिश्र। यानी रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है, कन्हैया लाल मिश्र हैं। रट लो इसको जोरदार सवाल, जोरदार क्वेश्चन समझ करके रट डालो। छठवां, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि इनमें से कौन है, बोधा है या घनानंद है या बिहारी लाल है या मोतीराम। इनमें से इन चारों में से रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं मोतीराम। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। प्रयोगवादी युग की कलावधि कब से कब तक है, प्रयोगवादी युग की कलावधि कब से कब तक है, 1960 से 1971 तक है या 1943 से 1953 ईस्वी तक या 1971 से अब तक या 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। तो इसका सही जवाब है मेरे भाई 1943 से लेकर के 1953 ईस्वी तक, यानी ऑप्शन नंबर ख वाला इसका सही है। प्रयोगवादी युग की कलावधि कब से कब तक है, 1943 ईस्वी से लेकर के 1953 ईस्वी तक। तो ये बहुत बड़ा तोप नहीं है, बस आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाए, सेलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाए, बस उसे आप किसी भी तरह से याद करके स्मरण करके तैयार करके रखो, परीक्षा आएगी तो उससे निपट लेना। रही बात मैथमेटिक्स की, साइंस की, इंग्लिश की, तो मैथमेटिक्स की गारंटी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप देखना कि आपको मैथमेटिक्स के ऐसे ऐसे सवाल ऐसे ऐसे तरीके से मैं समझा दूंगा कि आपको लगेगा कि बाकी विषय से तो यही विषय आसान है, बाकी विषय से तो मैथ ही आसान आपको लगने लगेगा। इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना ताकि आपको कठिन विषयों को भी आसान रूप में पढ़ने का मौका मिल सके। अगला सवाल देखो मेरे मित्र, अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है, प्रकृति का मानवीकरण या यथार्थ चित्रण या अंग्रेजी शिक्षा का विरोध या रूढ़ियों के प्रति विद्रोह है। तो इसका सही जवाब क्या है मेरे भाई, इसका सही जवाब है प्रकृति का मानवीकरण। यानी छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है कि प्रकृति का मानवीकरण। इसके बाद हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, 1943 में या 1959 में या 1979 में या 1951 में। तो ये है 1951 वाला, ऑप्शन ग वाला सही है।
दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा ये 10वां क्वेश्चन देखिए, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, या नरेंद्र शर्मा, या केशव, या भवानी प्रसाद मिश्र? तो मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिखिए। 10वें का को, खो, गो में से कौन सा सही है, कमेंट में लिखिए। वैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको कि तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर को वाला सही है। देखो बच्चों, हिंदी में बहुत फड़फड़ा करके तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। सटीक चीज़ पढ़ो, सही चीज़ पढ़ो, सही टीचर के साथ जुड़ के पढ़ो, तो हिंदी में तुम वैसे ही विजय हासिल कर लोगे। रही बात गणित और अंग्रेजी की, तो गणित और अंग्रेजी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारी मैथ और इंग्लिश की तैयारी इतना बेहतर करा दूंगा। इस चैनल पर रुके रहना, बने रहना, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यहाँ पर जोड़ दो। पूरी की क्लास फ्री रहेगी, यानी पूरा क्लास आपके लिए शुरू से लेकर लास्ट तक, एग्ज़ाम तक फ्री रहेगा। कहीं पर कोई चार्ज वार्ज नहीं रहेगा, तो फ्री का क्लास जरूर आप अटेंड कीजिए। अगला सवाल है मेरे मित्र, अगला देखिए, मैं मैथ ज़्यादा पढ़ाता हूँ तो मुझे वही जुबान पे रहता है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कहना है मुझे। अगला क्वेश्चन, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का अस्थायी भाव क्या? हंसना होता है कि शोक होता है, उत्साह होता है कि रति होता है? तो आप यार समझदार हो, तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? शोक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, भूरे बालों की सी गर्दन, छिपा नहीं उसका छोटापन, उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? या रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, या अनुप्रास है? आपको अगर अलंकार पहचानने नहीं आता है तो उसकी मैं ट्रिक बता दूंगा आपको, जीवन भर अलंकार में आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो भूरे बालों की सी कर्तन, छिपा रही उसका छोटापन, ये उपमा है, अलंकार है। ठीक है, किसी चीज़ से तुलना करके कोई बात कहे, कहते ना गाँव में कोई सीधे गाली नहीं देता है ना। ये हमको लगा के गाली दे रहा था, नाम नहीं लिया, लेकिन मैं समझ गया कि ये मेरे पापा का, मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे ही घर के लोगों को गाली दे रहा है। तो लोग उपमा लगा करके गालियां देती हैं और गाँव में, तो समझ लो भैया, डायरेक्ट नाम न ले करके, जैसे होता है ना, गाँव में कोई है, मान लो कोई काला है, करियवा, कोयला, इस तरह से कह के बगल की औरत पड़ोसी गाली देती हैं। तो गाँव में, भोजपुरी में भी गाली गलौज, झगड़े में भी अलंकार का इस्तेमाल हो रहा। बस आप पकड़िए कि वो कौन सा अलंकार लगा करके गालियाँ दे रही है। खैर छोड़िए उसकी बात, आइए यहाँ पर, भूरे बालों किसी कर्तन, छिपा नहीं उसका छोटापन, इसमें उपमा अलंकार है मेरे भाई, उपमा अलंकार है। अब यहाँ पर क्या है, सुनि केवट के बयन, प्रेम लपेटे अटपट, इसे करुणा एक चितई जान की लखन तनु। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? क्या ये चौपाई है, क्या ये रोला है, क्या ये दोहा है, क्या ये सोठा है? तो मेरे भाई इसका सही जवाब है ये क्या है? ये सोरठा है। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखना, इसका फ्री पीडीएफ मैं दूंगा टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो और उसमें इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन के लिए भी वीडियो के साथ बने रहना, कमेंट करो। मैं कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट आ नहीं रहा अभी आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, संभव है आज वर्षा हो, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। कह रहा कि हो सकता है आज बारिश हो, तो ये किस तरह का वाक्य है भाई? साधारण है, प्रश्नवाचक है, या इच्छावाचक है, या संदेहवाचक है? तो जाहिर सी बात है, बारिश होने का संदेह ही तो होता है, इच्छा के हिसाब से तो बारिश होगी नहीं। हाँ, लगता है बादल घेरे हैं, बारिश होगी, तो ये संदेहवाचक है मेरे बाबू। इस वाक्य का वाच्य लिखिए, अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया। अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया, ये कर्मवाच्य है कि कर्तवाच्य है, या भाववाच्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया, यानी उसने कहा कि भाई कर्म करो। ठीक है, यानी कर्म नहीं, कर्त है, करना है आपको। ठीक है, अपने कर्म का वो संदेश दिया, यानी कर्तवाच्य है। ये क्या कर्तवाच्य होगा? 15वें का क वाला उत्तर सही है। वह अब बैठ नहीं सकता, वाक्य का भाववाचक रूप में होगा। वाक्य का भाववाचक रूप में क्या होगा? इसमें से भाववाचक रूप उसका क्या होगा? वह बैठ नहीं सकता अब, उससे अब भी बैठा नहीं जाता, उससे अभी नहीं जाता बैठा। सभी विकल्प सही हैं। तीनों चारों ऑप्शन में से आप बताओ कि वह अब बैठ नहीं सकता, इसी को भावात्मक रूप में कैसे कहेंगे? 4 ऑप्शन नीचे दिया है। उससे अभी बैठा नहीं जाता, ये ग वाला ऑप्शन सही है। ये ग वाला ऑप्शन सही है कि उससे अब भी बैठा नहीं जाता। मतलब अगर कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता तो इसी को दूसरे रूप में, भाव के रूप में आप इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो बताऊंगा, डिस्क्रिप्टिव भी पूरा का पूरा पेपर आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहना। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न देखिए, गौर से देखिए। अगला प्रश्न है कि नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास क्या है। ठीक है, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास क्या है? कर्मधारय है कि द्विगु समास है कि द्वंद्व है कि बहुब्रीहि है? तो इसका उत्तर होगा बहुब्रीहि समास है। ठीक है, क्या होगा? बहुब्रीहि। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य सरिता की देव नदी या कालिंदनी या भागीरथी? भागीरथी भी गंगा का पर्यायवाची है, सूर्य सरिता भी है, देव नदी भी है। तो ये हो जाएगा कालिंदनी। क्या हो जाएगा? कालिंदनी इसका सही आंसर है। ठीक है ना, एक बार मैं इसको मिला लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, कालिंदनी वाला ही एकदम इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर्यावरण शब्द में पया है कि वरण है कि परि है कि पा है? तो इसका सही आंसर होगा परि। पर्यावरण शब्द में उपसर्ग क्या है? परि है। कौन सा सर्वनाम इसमें है? ये चारों में कौन सर्वनाम है? शब्द मोहन, बगीचा, तुम, सच्चा। सर्वनाम क्या है भाई? मोहन तो नाम है, नाउन है, तो प्रोनाउन हुआ नहीं। बगीचा ये भी वही चीज़ है। तुम ये सर्वनाम है। ये नाम के बदले इस्तेमाल किया जाने वाला ही सर्वनाम होता है। जैसे मैंने कहा, मेरे सामने अगर कोई लड़का खड़ा है, मान लो लड़के का नाम है रमेश, तो मैंने कहा रमेश पानी लाओ। ठीक है, ला दिया, तो वहाँ मैंने संज्ञा का इस्तेमाल किया। लेकिन जब वो सामने रमेश है तो नाम न लेकर के उसकी तरफ नज़र करके वो मेरी तरफ नज़र किया हो, तो मैं बोल सकता हूँ तुम पानी लाओ। अब उसके नाम के बदले मैंने उसको तुम बोल दिया, तो नाम के बदले जो इस शब्द आए वही सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम मेरे भाई तुम होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया ये प्रश्न था। 20 के 20 आपने सीखा, समझा, और ये पक्का समझो इन 20 में से 11-12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे, ये गारंटी है। एक हिंदी का पेपर और मैं लेके आऊँगा, पूरा ठोंक बजा के रिसर्च के साथ, वायरल पेपर की भांति वो भी रहेगा, और आप उसको भी तैयार कर लेना। अब हम लोग आगे आते हैं इस वाले टॉपिक पर, खंड ब पे। खंड ब हमारा 6 नंबर का है। खंड ब में जो पहला सवाल है हमारा 6 नंबर का है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्या गद्यांश है? ध्यान से देखना, क वाला क्या गद्यांश है? गद्यांश पढ़ना है। इस गद्यांश में से ये 3 प्रश्न है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखने के लिए भी आएगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ठीक है, ये भी आएगा। कुसंग का क्या प्रभाव होता है, ये भी। तो इन तीनों प्रश्नों का जवाब इस गद्यांश से आपको देना है। संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, व्याख्या लिखेंगे 2 नंबर, कुसंग का प्रभाव लिख देंगे 2 नंबर। ठीक है, अब इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पर संजोया है। और मतलब संदर्भ कैसे लिखना है? संदर्भ मैंने यहाँ प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, बस। यानी अगर आपने इतना लिख दिया तो 2 नंबर आपको मिल गए। ब में उसमें क्या था? ब का आंसर रेखांकित अंश की व्याख्या लिख रहा है कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। ठीक है, बहुत ही बड़ी बात रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इस बात को भी अगर आप लिखते हैं आंसर के रूप में तो 2 नंबर आपका और बना है। कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। कुसंग के प्रभाव को भी लिखना है कि कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता रहता है। कुसंग का प्रभाव इतना तगड़ा होता है भैया, सच बता रहा हूँ, आपके सुधार के लिए ये तीनों प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। जिंदगी में आप इन बातों का भी ध्यान रखना। परीक्षा तो आप पास कर जाएंगे, लेकिन संग कुसंग न होने पाए इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, जिंदगी में बहुत सारे दोस्त आपके मिलेंगे, हर क्लास में एक दो नया दोस्त पुराने दोस्त होते हैं, लेकिन दोस्तों का संग कैसा, इस चीज़ को पहचान आप ही करेंगे। संग आपका कभी कुसंग में न बदले, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। इसके अलावा बेटा ख वाला आया, उसमें क और ख 2 गो था। ठीक है ना, क और ख 2 गो था। अब दोनों में से कोई एक करना था आपको। ठीक है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। बेटा इनसे रिलेटेड ये 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है कि भैया संदर्भ लिखो, लेखक का नाम लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, ईर्ष्यालु मनुष्य क्या करता है। ठीक है, ईर्ष्यालु मनुष्य क्या करता है। 3 प्रश्न इस वाले गद्यांश से आपको मिलेंगे।
तीनों के उत्तर आप अगर लिखते हैं तो आपको आपके नंबर मिलेंगे। उन दोनों में से मैंने एक करवा दिया, एक आपके लिए छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है, ये भी 6 नंबर का ही है। इसमें लिखा पद्यांश, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब ये पद्यांश है, पद्यांश पढ़ के उसके संदर्भ को भी लिखना है और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करना है। ग्राम बधुएं सीता जी से क्या प्रश्न पूछती हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना है। ठीक है, तो अब इन तीनों का उत्तर भी मैं यहीं पर साथ में आपके लिए लाया हूँ, जरा ध्यान से देखिए। संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंडों से संकलित है। वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। व्याख्या क्या है? व्याख्या बहुत ही सुंदर है। ग्राम बधुएं सीता जी से पूछ रही हैं कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं तथा भौहें तिरछी सी हैं, जो तरकस, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, इस वन मार्ग में बहुत शोभायमान हो रहे हैं, जो सहज स्वाभाविक रूप में बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारा मन भी आकर्षित कर रहे हैं। हे सखी, तुम हमें यह बताओ कि ये सुंदर सांवले रूप वाले तुम्हारे कौन लगते हैं। सोच लो, सीता जी को उनकी सखियां लाजवा रही हैं, सीता जी को उनकी सखियां लाजवा रही हैं कि जो इतना अच्छा लग रहे हैं, धनुष बाण धारण किए हुए हैं, एकदम धीमे धीमे गति से चले जा रहे हैं, सरल स्वभाव हैं जिनके, ये तुम्हारे कौन है। मतलब राम जी के बारे में उनकी सखियां सीता जी से पूछ रही हैं। ऐसे गांव में लड़कियां, शादी होने वाला रहता है तो सहेलियां होने वाले पति के बारे में अपनी सहेली से पूछती रहती हैं। अकेले अकेले में जब ज़्यादा लोग भीड़ के पूछती हैं तो वो शर्माती रहती है। कोई बहुत खास पूछती है तो वो जल्दी से बता भी दे, तो वो मैटर अलग है। लेकिन ये राम जी और सीता जी का मैटर अलग था। ठीक है, तो इस तरह से भैया देखो, हिंदी क्या चीज़ है? हिंदी एक समझ लो किरदार के रूप में तुम्हें निभाना है। तुम स्वयं उस चीज़ को महसूस करो, राम जी, सीता, उनका हाव भाव, बोलना चालना, पूछना, बस स्टोरी में अपने आप को घुसा लो, स्टोरी में अपने आप को घुसा लो, इस स्टोरी को स्मरण करो, स्टोरी को लिख दो उन शब्दों की तरह, बस हो गया कल्याण। ठीक है, आते हैं इधर। 5 नंबर का मैटर, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका हिंदी में अनुवाद करना है, वाराणसी वाला। ठीक, देखो संदर्भ लिख दिया है, प्रसंग भी लिख दिया है, अनुवाद क्या? वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी का पुराना नाम बनारस है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहु प्रशंसा करते हैं। क्या बात है, बनारस जाओगे एंजॉय आएगा तुम्हें भी। ठीक है, या इसका आप हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। तो मैंने एक का हिंदी में अनुवाद आपके लिए, ये वाला आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई 5 नंबर का ये है, संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत का पद्यांश है, इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है और संदर्भ वगैरह भी लिख देना है। ठीक है, तो इन सब का यहाँ पर अनुवाद देख लीजिए। हे हंस, यदि तुम दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका देखिए भाव, रेखांकित का भाव यह है, गुणग्राही पुरुष, यदि तुम ही गुण और दोषों को समझने में आलस्य करोगे और उचित अनुचित का निर्णय नहीं करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा। भाव यह है कि कुलीन वृत्ति के लोगों को अपने कुल व्रत अर्थात उचित अनुचित का विवेक करने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा इसका अनुवाद है, पढ़ के आत्मा तृप्त हो रही है। आप भी देखो, हिंदी को आनंद की अनुभूति ले लेके पढ़ना चाहिए। एक ही 2 बार पढ़ने से ये लंबे समय तक स्मरण रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करना है। ये अलग अलग ज़िले में अलग अलग क्वेश्चन निर्धारित हैं पहले से। आपके ज़िले में कौन सा आएगा ये मैं कैसे बताऊं, लेकिन जब आप अपने ज़िले का नाम कमेंट में पूछोगे कि सर मेरा ज़िला बनारस है, मेरा सिद्धार्थनगर है, मेरा लखनऊ, मेरा कानपुर, मेरा बरेली, मेरा आगरा, अगर आप अपने ज़िले का नाम बताते हो तो मैं पर्सनली एक एक बच्चे को बताऊंगा कि आपके ज़िले में कौन सा क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो ये ज़िलेवार अलग अलग चीज़ें हैं और आप जब पूछोगे तो आपको मैं बताऊँगा कमेंट के जवाब के रूप में।
उसी का हिस्सा ये भी है, ठीक है, उसी का हिस्सा ये भी है। मेवाड़ मुकुट, ठीक है, मातृभूमि, करमवीर, कर्ण, ठीक है ना, और ये ज्योति जवाहर, मुक्तिदूत, तुमुल, अग्र पूजा। अब आपके स्कूल में आपके टीचर ने क्लियर क्लियर बता दिया होगा कि आप लोगों को ये वाला पढ़ना है, तो आप वही वाला इसमें से तैयार कर लेना। अगर आपके स्कूल में नहीं बताया गया, आप स्कूल नहीं जाते हो, या आप स्कूल जाते हो जिस दिन आप नहीं गए थे उस दिन बताया गया, आपको नहीं पता चल पाया है, तो आप कमेंट में पूछिए ना, हम सभी ज़िले की लिस्ट आपको बता देंगे, लेकिन आपको सिर्फ आपके ज़िले का बता देंगे, सबका जान के क्या करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 5 नंबर का है, ठीक है। लिखा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। भाई साहब, जीवन परिचय ये बताने वाली चीज़ नहीं है, ये तो आप वैसे ही जानते हो भाई, 4 गो में से 1 गो हमें, 4 गो में से 1 तो आना ही आना है, तो आप उन चारों को याद कर डालो किसी भी तरीके से। हाँ, अगर ट्रिक से याद करना है कि एक पेज का आंसर 1 लाइन या 1.5 लाइन में कैसे तैयार करना है, इसका अगर ट्रिक जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखना, मैं बताऊंगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर का तैयार कर डालो, सूरदास का, गोस्वामी तुलसीदास का, मैथिली शरण गुप्त का। देखो भाई, ये तीनों रट्टा मार लो और ये तीनों रट्टा मार लो। 6 को अगर रट्टा मारते हो तो तुम्हारे नंबर फिक्स हैं, नंबर कटने का चांस बिल्कुल है ही नहीं, बस तुम इन 6 को तैयार कर लो, ठीक है। और इसके अलावा बाबू ध्यान से देखना, अपनी पाठ्य पुस्तक से संस्कृत खंड के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना हो। एक श्लोक लिख लो, 2 नंबर उड़ा लो। एक श्लोक आता है, 2 नंबर दे के जाता है। उसी तरह एक प्रश्न और है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। 5 क्वेश्चन है, 5 में से 2 का उत्तर लिखना, 3 को कोई भी छोड़ देना है, ठीक। वीर केन पूज्यते, लोभ केन वर्धते, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्तित। अभी देख रहे हो ना, इसी पेपर में ही वाराणसी नगरी से रिलेटेड आ गया था, तो उसका आंसर उसी मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके आपको लिए ये सब एकदम लाजवाब और छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन बड़े दमदार हैं, ठीक है, बड़े दमदार हैं। और यहाँ पर देखें आप 7वां 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मैं आज आपको ये 5 टॉपिक दे रहा हूँ, इन 5 में से 5 आप तैयार करोगे तो गारंटी है कि एक निबंध फिक्स है कि आप एग्ज़ाम में पा जाओगे, और एग्ज़ाम में पा जाओगे तो 7 नंबर भी आपको मिलना तय है। 7 के 7 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। वही इन 5 में से 5 याद कर लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही याद करोगे तो वही आ जाए, 5 याद रहेगा, कोई भी पूछेगा तो तुम्हें तो लिखना ही लिखना है। उसी तरह से अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए, तथा सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। 2 बार हो गया है। एक और है इसमें, या करके कि शुल्क मुक्त यानी शुल्क माफ़ी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए या एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इन दोनों को तैयार कर लो भाई। स्कूल के प्रधानाचार्य को कुछ भी लिखना हो, फीस माफ़ी के लिए, टीसी के लिए है, या डेस्क बेंच के लिए, या शौचालय या कमरों की साफ़ सफाई के लिए, तो उसी स्टाइल में रहेगा। मोहल्ले की नाली गंदगी है, टीएम को चिट्ठी लिखो, या नगर निगम के चेयरमैन को लिखो, या नगर अपने पार्षद के लिखो, सभासद के लिखो, जो भी ये पूछ देगा, ठीक है, आप उसी स्टाइल में लिख देना है, ठीक है ना। तो 4 नंबर इसका, 7 नंबर इसका। आखिरी के प्रश्न बहुत ज़्यादा नंबर वाले हैं, तो जी ललचाए रहा न जाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। इसका PDF आपको फ्री में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ज्वाइन कर लोगे तो हर बार जो कुछ उसमें डालूंगा तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिलेगा, जब चाहोगे वहाँ जाके देख लोगे, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी यार कमेंट में बताओ, कमेंट करते रहो, मैं कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। थैंक यू।